हाउ आर यू? चलो, आज मैं आपको रेसिडेंशियल स्टेटस का वीडियो बनाता हूँ। एक्चुअली आज सुबह ही मैंने आपका ऑनलाइन लेक्चर तो लिया था, पर कई लोग को सुनाई नहीं दिया था, समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी। तो उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, सर वही आपको वीडियो बना दो, अच्छा रहेगा। ओके, तो टॉपिक है रेसिडेंशियल स्टेटस। बड़ा ही इजी टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, पर बहुत काम का टॉपिक है। हम जब भी कोई इंडिविजुअल पे, कोई पर्सन पे टैक्स काउंट करेंगे, तो सबसे पहले उसका रेसिडेंशियल स्टेटस जानना जरूरी हो जाता है। रेसिडेंशियल स्टेटस जो होता है वो 4 मार्क का क्वेश्चन है आपका। ये जो क्वेश्चन है हमारा, तो कितने मार्क्स का है भाई? 4 मार्क्स का है, बरोबर है। 4 मार्क्स के लिए हमारा क्वेश्चन है। इसमें आपको 3 कैटेगरीज में आंसर देना होगा, मतलब फाइंड करना होगा। या तो वो रेसिडेंट है, और साथ में ऑर्डिनरी भी है। समझाता हूँ ये सब क्या है। ऑर्डिनरी, रेसिडेंट, बराबर है। फिर दूसरा है रेसिडेंट एंड, या तो बट आएगा, बट सब वर्ड्स बहुत सही रहेगा उसके लिए। बट नॉट ऑर्डी, एक सेकंड, यहाँ पे स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, बीच में आई हो गया था। ऑर्डिनरी, रेसिडेंट, और तीसरा है नॉन रेसिडेंट। तो आपको एक 3 में से कोई एक स्टेटस तय करना है कि भाई इसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। जिस बंदे हम इनकम टैक्स की नजर से देख रहे हैं, इसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। तो इसके लिए मैं वापस एक यही चीज आपको एक चार्ट के थ्रू दिखाता हूँ। समझो कोई इंडिविजुअल है, तो या तो वो रेसिडेंट होगा, इन इंडिया, या तो फिर नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, या तो ये चीज हो जाएगी, ठीक है। या फिर अब गुजराती में समझाओ तो ये हमारा भारतीय हो जाएगा, और ये बिन भारतीय हो जाएगा। अगर भारतीय है, अगर वो जो पर्सन है वो अगर भारतीय है, तो आगे हम और उसका जांच करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और उसकी हम कड़ी परीक्षा लेंगे कि भैया वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, या तो फिर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है, ठीक है। तो ये चीज हमको इस टॉपिक पे पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है वो समझ में आया? एक तो वो रेसिडेंट इन इंडिया है, या तो नॉन रेसिडेंट इंडिया है, भारतीय या तो बिन भारतीय है। ये पहला हम जांच करेंगे। उसके बाद हम जांच करेंगे कि भाई अगर वो रेसिडेंट है तो ऑर्डिनरी है कि
नॉट ऑर्डिनरी है। मतलब अपनी अपनी सादी लैंग्वेज में अगर बता दूं तो भाई सच्चा भारतीय है, सच्चा भारतीय है या फिर सच्चा भारतीय नहीं है। सच्चा भारतीय नहीं है, ठीक है, ये चीज हमको देखनी है। अब तो हमारा सबसे पहला टारगेट क्या होगा, टू फाइंड आउट whether such an individual is resident in India or not। मतलब पहला हम टारगेट क्या करेंगे, वो जो पर्सन है या तो रेसिडेंट है या तो फिर नॉन रेसिडेंट है। अगर वो बंदा रेसिडेंट हो गया मतलब भारतीय हो गया तो सेकंड टारगेट, सेकंड इन्वेस्टिगेशन अगर हमारा होगा टू फाइंड आउट वेदर सच एन इंडिविजुअल ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है, ये हमारा होगा। अगर मान लो ये बंदा रेसिडेंट नहीं है, पहले इन्वेस्टिगेशन में ऐसा ये आया कि भाई वो तो नॉन रेसिडेंट है, तो फिर आगे का जो इन्वेस्टिगेशन है वो हम बंद कर देंगे, उसकी जरूरत ही नहीं है। मतलब अगर वो रेसिडेंट आता है तभी हम दूसरा इन्वेस्टिगेशन में जाएंगे, तो पहले इन्वेस्टिगेशन में नहीं जाएंगे, बराबर, तो हम नहीं जाएंगे। तो ये हो गया रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। और उसके बाद आता है ऑर्डिनरी और इनवैलिड। समझ में, क्वेश्चन समझ में, अभी मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ठीक है। चलो अब हम पढ़ने जाएंगे रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, मतलब पहला इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या करना पड़ेगा। तो पहला इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या करना पड़ेगा वो हम देखते हैं, राइट। चलो, तो पहला इन्वेस्टिगेशन के लिए फर्स्ट स्टेप के लिए ये हमारा स्टेप फर्स्ट, पहला स्टेप क्या है, हम जांच करेंगे या तो रेसिडेंट है कि फिर नॉन रेसिडेंट है इन इंडिया। इंडिया में ये रेसिडेंट है कि नहीं है वो जानना है। तो उसको जानने के लिए हमारे पास बेसिक कंडीशन है। क्या है फ्रेंड्स, बेसिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन, ठीक है। ये क्या करने के लिए, स्टेप रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट इंडिया में है कि नहीं उसको जानने के लिए हमारे पास कंडीशंस है। तो इस कंडीशन में से उस बंदे को गुजरना पड़ेगा। अगर वो कंडीशन में वो गुजर जाता है, मतलब मर जाता है, नहीं गुजर जाता है मतलब वो पास हो जाता है, तभी जाके वो हो जाएगा रेसिडेंट, या तो ग्रीन रेसिडेंट या तो वो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। जस्ट मिनट चालू रखना अभी। चलो आगे जाते हैं हम लोग। तो बेसिक कंडीशन कौन कौन सी है वो पहले हम देख लेते हैं, राइट। तो पहला बेसिक कंडीशन जो है वो है, पहला बेसिक कंडीशन he is in India in the previous year for a period of 182 days or more।
इसका मतलब that is at least 182 days, मतलब कम से कम प्रीवियस ईयर में वो जो बंदा है वो 182 डेज हमारे इंडिया में होना चाहिए। ये हमारा बेसिक कंडीशन। अब देख लो, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये हमारा करंट ईयर है 2020 2021, ठीक है, ये हमारा अभी तक करंट ईयर है। तो इसके लिए प्रीवियस ईयर क्या कौन सा हो जाएगा? प्रीवियस ईयर हो जाएगा 1920, है ना, 90 और 20 प्रीवियस ईयर हो जाएगा, प्रीवियस ईयर। तो इस ईयर में ये बंदा 182 डेज या तो उससे ज्यादा होना चाहिए। ये हो गया पहला हमारा बेसिक कंडीशन। दूसरा वाला तो बेसिक कंडीशन, दो कंडीशन देखो, यहाँ पे मैंने कंडीशंस ऐसा लिखा था। तो दूसरा वाला बेसिक कंडीशन हम लेते हैं, दूसरा वाला बेसिक कंडीशन। कलर क्यों नहीं चेंज होता? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। दूसरा बेसिक कंडीशन है, उसमें हम दो कैटेगरीज में लिखेंगे। एक नंबर 1, he is in India for a period of 60 days or more, मतलब वही एटलीस्ट 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, बराबर है। एंड सेकंड पॉइंट, 365 डेज और मोर और उससे ज्यादा ड्यूरिंग 4 years immediately preceding the previous year। अब इसकी बात मैं समझाता हूँ आपको, समझ। ये जो मैंने पॉइंट लिखे, दो पॉइंट्स, एक ये वाला पॉइंट और एक वाला पॉइंट। ये भैया हमारा है करंट ईयर, ये वाला 2021 जो अभी चल रहा है। हमारे लिए प्रीवियस ईयर होगा ये हमारा प्रीवियस ईयर। इसमें वो बंदा he is in India for a period of 60 days, मतलब 60 डेज, 60 डेज या तो उससे ज्यादा और मोर। एंड उसके साथ और एक चीज होनी चाहिए, 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द 4 year immediately preceding, मतलब प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के भी प्रीसीडिंग, मतलब उसके आगे के, मतलब यहां से ये वाला है, मतलब ये हो जाएगा 1890, 1780, 6070, 1560, ये हो गए 1 2 3 4, है ना। अब ये चारों जो है, ये चारों के कलेक्टिव, मतलब ये जो हमारे 4 साल है यहाँ तक के, 4 years immediately preceding the previous year, प्रीवियस ईयर के आगे के 4 साल,
ये 4 सालों के कलेक्टिवली 365 दिन होने चाहिए, या तो उससे ज्यादा, अबव मोर। तो भैया ये हो गया बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन क्या है? या तो वो बंदा, वो पर्सन 182 डेज कम से कम प्रीवियस ईयर में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो दूसरा है, या तो एक 182 से कम दिन है, मतलब 100 दिन, 80 दिन, पर कम से कम 60 दिन होने चाहिए और उससे ज्यादा। बट उसके साथ में प्रीवियस ईयर के आगे के 4 सालों में उसके कलेक्टिंग 365 आता है, उससे ज्यादा होना चाहिए। मतलब ऐसा मान लो कि हर एक में 100 दिन अगर वो रहता है हर एक साल में, तो उसके टोटल बन जाएगा 400, मतलब 365 से ज्यादा हो गया, तो यस वो बन जाएगा रेसिडेंट। समझ में आता है ना? तो रेसिडेंट के लिए ये बेसिक कंडीशन है। क्या भाई भारतीय और बिन भारतीय, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट कैसे माना जाएगा? तो वो बंदा अगर हमारे प्रीवियस ईयर में 182 डेज कम से कम ठहरा हुआ है, तो वो बन गया रेसिडेंट। अगर मान लो 182 डेज वो नहीं ठहरा हुआ है तो कोई बात नहीं, 60 डेज कम से कम होना चाहिए प्रीवियस ईयर में, और प्रीवियस ईयर के आगे के 4 सालों में टोटल मिला के 365 दिन या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर ये बात बन जाती है तो भी वो बन जाता है हमारा रेसिडेंस। मतलब या तो 182 डेज वाला, या तो 182 डेज वाला कंडीशन ले लो, या तो फिर 60 प्लस 365 ऑब्लिक 4 ईयर्स, 4 सालों में 365। पर कौन से 4 साल? PPY, प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? मैं शॉर्टकट में कैसा लिख रहा हूं? या तो 182 डेज, या तो 60 डेज प्लस 365 डेज इन 4 ईयर्स। पर कौन से 4 साल? PPY, प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। तो ये हो गया हमारा बेसिक कंडीशन। ओके, अब ये बेसिक कंडीशन में मैंने आपको सुबह में जो लेक्चर कर रहा था उसमें सिखाया था एक्सेप्शन केस, बराबर। तो ये 2 केस थे हमारे, तो वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। एक्सेप्शनल टू बेसिक कंडीशन। तो उसके एक्सेप्शनल क्या है? तो ये तो होगा अगर वो इंडिविजुअल जो है, when an individual कि जो कि वो इंडियन है, who is citizen of इंडिया, वो भारतीय है, भारत का ही है, बट वो इंडिया छोड़ता है, लिव इंडिया, बराबर, इन एनी ईयर्स, कोई भी सालों में, फॉर पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगारी के लिए वो कोई भी सालों में इंडिया छोड़ता है, राइट, एज अ member of crew of an Indian ship। भारतीय जहाजी कंपनी में जो है वो बंदा काम करता है और क्रू मेंबर है वहां का,
और वो इंडिया छोड़ रहा है हमारे प्रीवियस ईयर में, राइट। तो उसमें एक ही बेसिक कंडीशन लगेगी, बेसिक कंडीशन एक ही लगेगी, कौन सा वाला, 182 डेज और मोर। यहाँ पे 60 डेज वाला कंडीशन अप्लाई नहीं होगा, इसीलिए उसको हम एक्सेप्शनल केस में लेते हैं। तो ये चीज हो गई कि वो बंदा जो है, भले ही वो इंडियन ही होता है, सिटीजन तो इनका क्या है, बट वो इंडिया छोड़ रहा है कोई भी साल होगा, मतलब हमारा प्रीवियस ईयर में किसके लिए छोड़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट। कहाँ पे वो एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, वो क्रू मेंबर के हिसाब से इंडियन शिप में, जहाजी कंपनियां होती है ना, इसमें वो काम कर रहा है। और वो अगर बंदा 182 दिन 182 डेज से कम है तो फिर वो रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। और दूसरा एक एक्सेप्शनल केस हमारा जो हम करते हैं, दूसरा वाला उसको देख लेते हैं। पेन कलर चेंज कर लेता हूँ तो आपको दिखने में थोड़ा दिक्कत हो जाए। सेकंड पे समझाते हैं। इफ एन इंडियन citizen or a person of Indian origin who is in abroad comes on a visit to India in the relevant previous year, मतलब हमारा जो प्रीवियस ईयर है, उस प्रीवियस ईयर में अगर कोई इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो एब्रॉड में रहता है, मतलब फॉरेन में रहता है, जो कि वो हमारे देश में आता है विजिट के लिए, ओके। तो वो बंदा 182 डेज प्लस मार, यही चीज उसको अप्लाई होगी, 60 डेज वाली चीज अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज हम पे अप्लाई नहीं करनी। तो भैया एक तो ये पॉइंट हो गया, ओके। एक सेकंड, एक फोन आ रहा है, उसको मैं पहले अटेंड कर लेता हूँ। हेलो, हाँ थोड़ी तो अलग से एक वीडियो बनाना चालू છે, મેં કટ કર્યો તો તમારી લીધે डिस्टर्बेंस, ओके। तो हम आते हैं ये इंडियन सिटीजन के कैटेगरीज में। तो यहाँ पे वो पर्सन जो है वो इंडियन ओरिजिन कैसे माने उसको, ठीक है। तो वो पहले हम इंडियन सिटीजन उसको कैसे मानना है, ओके। तो अ पर्सन इज डीम मतलब मान लेना, डीम टू बी इंडियन ओरिजिन, to be Indian origin if he or either of his parents or any of his
grandparents was born in undivided India, that is on या तो और बिफोर 15 अगस्त 1947, राइट। तो इस बंदे को हम कैसे ओरिजिन माने, उसको कैसे ओरिजिन मानना है। वो रहता है अब्रॉड में और वो पहली दफा इंडिया में विजिट के लिए आया है और कुछ कमाता है, कुछ भी यहाँ पे काम करता है, तो भी उस पर टैक्स लेना है, तो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस हमको जानना है। तो रेसिडेंशियल स्टेटस जानने के लिए हमको, ये तो बाहर से आया है, विजिट के लिए आया है, तो अब कैसे उसको हम रेसिडेंशियल स्टेटस मान ले उसका, ठीक है। तो इसके लिए ये पर्सन जो है उसको इंडियन ओरिजिन कैसे मानना है, हाउ टू डी टू बी इंडियन ओरिजिन। तो इफ ही मतलब वो, या तो आइदर हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, और एनी ग्रांड पेरेंट्स मतलब उसके नाना नानी और दादा दादी दोनों आ सकते हैं। आप लिख देता हूँ आगे। वॉज बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया मतलब हमारे आजादी के पहले उनका जन्म, या तो उसका खुद का, या तो उसके मम्मी पापा का, या तो फिर उसके ग्रांड पेरेंट्स का मतलब दादा दादी नाना नानी का जन्म यहाँ पे इंडिया में होगा, तो वो बंदा इंडियन ओरिजिन कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो बंदा? इंडियन ओरिजिन कहलाएगा। ठीक है, समझ में आता है सबको? इंडियन ओरिजिन कहलाएगा। ओके, तो यहाँ पे वो नॉट जो है वो मैं आपको लिख देता हूँ। नॉट कि भाई हमने जो बात किया था ग्रैंड पेरेंट्स का, तो इट मे बी नोटेड दैट ग्रैंड पेरेंट्स जो है इंक्लूड बोथ कौन कौन से? to be maternal and पैटर्नल। मैटरनल का मतलब होता है मम्मी की तरफ से, बराबर, रिलेटेड टू मॉम, और ये होगा रिलेटेड टू डैड, और तुम्हारी भाषा में मम्मी पापा के हिसाब से। ठीक है, मतलब नाना नानी, ये हो गए नाना नानी, और ये हो गए दादा दादी। ठीक है, तो या तो नाना नानी या तो दादा दादी, मे भी दोनों में से कोई भी चलेगा, या तो दोनों भी चलेंगे। तो उनका जन्म 15 अगस्त 1947 से पहले या तो उन्हीं दिन, बराबर, उनका या तो मम्मी पापा का या तो उसका खुद का अगर जन्म यहाँ इंडिया में हुआ है तो ये हो जाएगा इंडियन ओरिजिन। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल केस थे बेसिक में। तो बेसिक कंडीशन आपको समझ में आ गई भैया? क्या बेसिक कंडीशन थी? तो दो बेसिक कंडीशन थी हमारे पास। हमने दो चीजें बताई यहाँ पे कि भाई रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट, उसके लिए क्या करना है, तो भाई बेसिक कंडीशन लिखना है। क्या करना है? बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन में क्या है? तो पहला तो हमने देखा कि उसमें 182 डेज होना चाहिए हमारे प्रीवियस ईयर में, बराबर है, कितना? 182 डेज, या तो फिर 60 डेज प्लस 365 डेज विद इन 4 इयर्स। कौन से 4 इयर्स? प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, ये भी आपको मैंने समझा दिया, और इसके मैंने एक्सेप्शनल केस समझा दिया। अब मान लो भैया कि ये जो है बेसिक कंडीशन उसने सेटिस्फाई कर ली, मतलब दोनों में से कोई एक कंडीशन उसने सेटिस्फाई कर ली, या तो 182 डेज वाली या तो 60 डेज वाली। तो अब उसका क्या? तो उसको हम दूसरे एग्जाम में बिठा देंगे, एक एग्जाम उसकी खत्म हो गई।
तो इस अभिमन्यु ने एक चक्रव्यूह तो तोड़ दिया, अब दूसरे चक्र में उसको डाल देंगे। तो दूसरा चक्रव्यूह है कि वो बंदा रेसिडेंट है और ऑर्डिनरी है, कि रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी है, इस चक्रव्यूह में आएगा। इस चक्रव्यूह में तो निकल गया। तो यहां से अगर ये जांच होता है कि ये भारतीय है, रेसिडेंट है, उसने बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर ली है, दोनों में से कोई एक। तो दूसरा चक्रव्यूह है, अगर ये रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी है, तो इस चक्रव्यूह को जीतने के लिए उसके पास दो एग्जाम पेपर होंगे, जिस एग्जाम पेपर को हम बोलेंगे एडिशनल कंडीशन। क्या बोलेंगे? एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशंस। इसका सेक्शन 6 है, बट सब सेक्शन भी 6 है। बेसिक कंडीशन का सेक्शन 6 और सब सेक्शन 1 है, राइट। तो इसमें दो कंडीशन है। चलो पहला मैं कंडीशन ही लिख देता हूँ, दोनों क्वेश्चन पेपर में पहले लिख देता हूँ, ठीक है। चलो सबसे पहला कंडीशन, एक नंबर, he has been resident, he has been resident in India in at least 2 years out of 10 years, immediately preceding previous year, राइट। हमारा जो प्रीवियस ईयर है उसके आगे के जो 10 साल है, वो 10 साल में से कोई भी 2 साल में वो जो बंदा है, वो बंदा हमारा बेसिक कंडीशन के हिसाब से सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब मैं आपको दूसरी तरीके से दिखाता हूँ, इसको दूसरी तरीके से देख लो। इसको हम ध्यान दो, 2 out of 10, 2 out of 10, ठीक है। इन any 2 years out of 10 PEY preceding previous year, तो उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। क्या सेटिस्फाई करना पड़ेगा सर? तो सेटिस्फाई बेसिक कंडीशन। आज सुबह में जब मैंने वीडियो बनाया था तो यही डाउट लास्ट में पूछा था स्टूडेंट्स ने कि 2 साल मतलब कैसे सर? तो 2 साल मतलब पूरे 365 दिन नहीं रहना है दोनों साल के। मतलब ऐसा नहीं कि भाई एक साल में 365 दिन बच रहा है, दूसरा भी एक साल है उसमें भी 365 दिन, नहीं, ये कंसेप्ट नहीं है इसमें। 10 में से किन्हीं 2 साल में उसने बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। मतलब कि वो रेसिडेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो रेसिडेंट, ठीक है। रेसिडेंट में हमने पढ़ा बेसिक कंडीशन। मतलब क्या है कि हमारा जो 1921 जो है ना, तो उसके आगे के हमारा जो है ये प्रीवियस ईयर है। अब आज यहां से 10 साल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 सालों में से, ये 10 सालों में से कोई भी 2 साल यहाँ पे वो एनी 2 years बेसिक कंडीशन के हिसाब से रहना चाहिए।
बेसिक कंडीशन इसका फुलफिल होना चाहिए। मतलब समझो ये ईयर है, सपोज मान लो, ये डार्क समझाता हूँ आपको। समझो ये ईयर में वही 182 डेज है, और सपोज इसमें बाकी है इंडिया में है ही नहीं बंदा, सपोज मान लो ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया 10 साल से 2 साल डन। बट ये इतना नहीं है, दूसरा भी अभी पॉइंट है। अब सेकंड पॉइंट, ये तो हमने एक एडिशनल कंडीशन अभी देखा, क्या था इसमें 2 इयर्स आउट ऑफ 10 इयर्स, मतलब प्रीवियस ईयर के आगे के 10 साल, इसके 2 इयर्स उसमें वो होना चाहिए, पर 2 इयर्स मतलब 365 पूरा नहीं, ऐसा वो भी चलेगा। अब सेकंड एडिशनल कंडीशन क्या है वो देख लेते हैं पहले। ही हैज बीन इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 730 डेज और मोर, या तो उससे ज्यादा, ड्यूरिंग 7 ईयर, कौन से 7 ईयर्स, immediately preceding the previous year। मतलब ऐसा है कि हमारा जो प्रीवियस ईयर है उसके आगे के 7 सालों में टोटल 730 डेज वो बंदा यहाँ पे होना चाहिए। जैसे ये हमारा है 2021, हमारा करंट ईयर, ये हमारा प्रीवियस ईयर। अब उसके आगे के 7 साल, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 साल, ये 7 साल जो है, ये 7 साल के कलेक्टिव मतलब के इकट्ठे टोटल कितने दिन होना चाहिए, 730 डेज एटलीस्ट, कम से कम, एटलीस्ट कम से कम 730 डेज होना चाहिए। और ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए। बेसिक कंडीशन में क्या था फ्रेंड्स, दोनों में से कोई एक कंडीशन चलेगी। एडिशनल कंडीशन में क्या है, एडिशनल कंडीशन में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना, मतलब ये भी और ये भी, मतलब 10 सालों में से 2 साल वो बेसिक कंडीशन से हिसाब से, मतलब यहाँ पे रेसिडेंट होना चाहिए 10 साल में से 2 साल, और आगे के 7 सालों में उसके टोटल 730 डेज भी होना, 730 डेज होना चाहिए, तब वो एडिशनल कंडीशन ये चक्रव्यूह तोड़ पाता है। ठीक है, तब अगर ये भी कंडीशन उसने सेटिस्फाई कर लिया, दोनों कंडीशन अगर उसने फुलफिल कर ली, तो ये बन जाएगा रेसिडेंट तो था ही था, ओके, और उसके साथ वो बन जाएगा ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर ये दोनों कंडीशन नहीं फुलफिल करता, या तो दोनों में से कोई एक ही कंडीशन वो फुलफिल करता है, तो रेसिडेंट तो है बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है, रेसिडेंट है बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, जबकि ये बंदा रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट। समझ में आता है? सबसे पहले जो मैंने लिखा था ना, देखो आपको बताता हूं, ये वाला, अगर एडिशनल कंडीशन दोनों वो सेटिस्फाई कर लेता है, एडिशनल कंडीशन, एडिशनल जो कंडीशन थी वो दोनों सेटिस्फाई करता है, 1 एंड 2 दोनों सेटिस्फाई करता है, तो ये बन जाएगा ROR, क्या बन जाएगा,
ROR, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर ये दोनों कंडीशन में से किसी एक कंडीशन में वो फेल हो जाता है या तो दोनों में फेल हो जाता है तो वो बंदा क्या बोलाता है, RNOR, मतलब रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहला बेसिक कंडीशन था, इसमें से क्या था, दो बेसिक कंडीशन थी, ए और बी। इसमें बेसिक कंडीशन में या तो एक कंडीशन सेटिस्फाई करो या तो दूसरी करो, दोनों में से कोई एक। एडिशनल कंडीशन थी, उसमें दोनों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। इसमें भी दो कंडीशन थी, चलो मैं ए बी को निकाल के फर्स्ट सेकंड लिखता हूँ। फर्स्ट, तो ये बेसिक कंडीशन और ये एडिशनल कंडीशन, इन दोनों में अंतर क्या है? बेसिक कंडीशन किसके लिए? ये जानने के लिए कि भारतीय के बिन भारतीय, दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है क्योंकि बीच में और है तो वो बन जाएगा रेसिडेंट। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो बन जाएगा नॉन रेसिडेंट। अगर वो बंदा रेसिडेंट बन जाता है तो फिर आगे दूसरा हम उसको एग्जाम में उठाएंगे जिसमें दोनों क्वेश्चन को उसको सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। दोनों में से किसी एक को भी सेटिस्फाई नहीं कर पाता है तो फिर वो बंदा NOR हो जाएगा। अगर दोनों सेटिस्फाई कर जाता है तो वो क्या हो जाएगा, समझ आ गया? ये है रेसिडेंट स्टेटस का पॉइंट। अब इसके रिलेटेड सम्स मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा है। एक सम जो है वो कैलकुलेट है, सॉल्यूशन के साथ है, और बाकी के सम जो है इसी ढंग से आपको करना है। जिसमें अगर डाउट है तो प्लीज मेरे को कॉल करना या तो व्हाट्सएप पे उस क्वेश्चन को भेजना, तो मैं उसका आपको क्लू या तो सॉल्यूशन मेरे हिसाब से बता दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, आशा रखता हूँ कि आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा। लिखा तो बहुत टेढ़ा है, बहुत जैसे कुछ रंगोली कर दी है ऐसा मैंने लिखा हुआ है, बट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू वेरी वेरी